अरे बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित लेखक यशपाल जी द्वारा लिखित पाठ लखनवी अंदाज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय की यदि हम बात करें तो लेखक का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुई। उसके बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए करने लगे। बीए करते हुए वहाँ उनका परिचय आज़ादी के आंदोलन के महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह और सुखदेव से परिचय हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए थे। इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि इन लेखक ने अपने साहित्य में आम आदमी के जन जीवन से संबंधित वर्णन किया है। यथार्थवादी रचनाएं ये लिखते हैं। सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक दिखावे पूर्ण एवं कुप्रथाओं के विरुद्ध इन्होंने अपने साहित्य में लिखा है। उनकी रचनाओं की यदि बात करें तो लेखक की कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ा व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उनका झूठा सच उपन्यास लेखक की पहचान बन गया था, उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण बना था। तो झूठा सच जो कि भारत विभाजन पर लिखा मार्मिक दस्तावेज है, बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास उनका रहा है। पाठ लखनवी अंदाज में यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना नहीं होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि लखनवी अंदाज जो पाठ है एक व्यंग रचना है, जिसमें लेखक ने यह पाठ इसलिए लिखा जिससे वो बता सकें कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन फिर भी इसे एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। इस पाठ में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से, सच्चाई से बेखबर होता है और अपना बनावटी जीवन जीता है। ऐसे लोग अपने आप को समाज के अन्य लोगों से अलग दिखाने के लिए, अपने आप को महान और श्रेष्ठ दिखाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। वो इस प्रकार का जीवन जीने के आदी होते हैं जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए लेखक ने इन पर व्यंग किया है। और ऐसे लोग आज भी हमारे समाज में देखे जा सकते हैं जो दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। पाठ अब प्रारंभ होता है और लेखक जो दृश्य सबसे पहले शुरू करता है वह रेलवे स्टेशन का है, जहां लेखक को जिस नगर में जाना था, जिस जगह जाना था, वहां जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन का इंजन फुंकार रहा था, स्टार्ट था, यानी कि वह जाने की तैयारी में था। तो मुफस्सिल पहला शब्द आया है जिसका अर्थ ही होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, यानी रेलवे स्टेशन जिस नगर में था उसके आसपास के स्थानों पर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन तैयार खड़ी थी। लेखक कहता है कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो यहाँ हमने देखा कि लेखक के अनुसार सेकंड क्लास का यूँ तो दाम ज़्यादा लगता है टिकट का, लेकिन फिर भी उन्होंने भीड़ से बचने के लिए और एकांत मिलेगा वहाँ बैठने से, सेकंड क्लास में कोई हो सकता है व्यक्तिवानी मिलेगा तो लेखक एकांत में नई कहानी के बारे में सोच पाएगा,
इसके अलावा खिड़की से वो बाहर के दृश्य, प्राकृतिक दृश्य को देखकर आनंद ले पाएगा। ये 3 बातें सोचकर लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। और गाड़ी छूट रही थी, इसलिए जल्दी से वो एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें दौड़कर चढ़ गए। और अनुमान जैसा उनका था कि कोई डिब्बे में नहीं मिलेगा, वहाँ एक व्यक्ति लखनऊ की नवाबी नस्ल का कोई सफ़ेदपोश सज्जन, यानी एक सभ्य व्यक्ति वहाँ पहले से पालथी मार के बैठा था। लेखक जैसे ही डिब्बे में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि नवाब साहब के ठीक सामने, यानी जो नवाब बैठे थे उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी लेखक के इस तरह से अचानक डिब्बे में जाने से लेखक को लगा कि जो व्यक्ति वहाँ बैठा था उसके एकांत में लेखक ने बाधा डाल दी, क्योंकि वह व्यक्ति उसकी आंखों में असंतोष का भाव दिखाई दे रहा था। इसलिए लेखक कहते हैं कि सोचा हो सकता है यह भी कहानी की सूझ में या कहानी की सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में। यानी वो खीरे जैसी सामान्य वस्तु जो खाने की एक सामान्य आम लोगों के खाने की चीज़ है, उसको खाने के शौक करते देखे जाने के संकोच में कि भाई ये व्यक्ति आ गया और ये मेरे को खीरे खाते देखेगा, अब तो वो संकोच करने लगे। उनको लगा कि ये तो बड़े अपमान की बात हो गई। तो हो सकता है इस वजह से भी लेखक को देखकर वह नवाबी व्यक्ति संकुचित हुआ हो। आगे लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। यानी जब लेखक वहाँ अंदर जाता है डिब्बे में, तो एकदम से जो नवाब साहब हैं वो भी असंतोष की स्थिति में आ जाते हैं। उनको लगता है कि ये कौन अंदर आ गया, और इस तरह से उन्होंने लेखक के अंदर जाने पर उनसे किसी प्रकार का उनकी संगति करने का, परिचय प्राप्त करने का, जान पहचान निकालने का उत्साह नहीं दिखाया। लेखक ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्होंने भी आंखें चुरा ली और यह सोचने लगे कि नवाब साहब ने इतना संकोच और असुविधा क्यों की, यानी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं नवाब साहब। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। किफ़ायत मितव्ययी, यानी कम खर्चे के लिए। यानी नवाब साहब ने हो सकता है कि अकेले में यात्रा कर सकेंगे, इसलिए सेकंड क्लास का एक कम पैसे का टिकट खरीद लिया होगा। और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो यहाँ बच्चों आपने देखा कि नवाब साहब ने, लेखक सोच रहा है बैठे बैठे और कह रहा है कि वो सोचते हुए कह रहे हैं कि हो सकता है नवाब साहब ने अकेली यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का कम किफ़ायती यानी मितव्ययी वाला यानी कम खर्चे वाला टिकट खरीदा होगा। या और अब जबकि उनको, मैं अंदर आया हूं तो मेरे को अंदर आते हुए इनको ये लज्जा आ रही होगी कि एक आम आदमी के सामने वो सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं, उनको ये संकोच हो रहा होगा। दूसरा, खीरे जैसी सामान्य चीज़ को मेरे सामने खाने से वो संकुचित हो रहे होंगे, ये भी कारण है। और लेखक कनखियों से यानी कान की तरफ से टेढ़ी दृष्टि से नवाब साहब की हर स्थिति को, उनकी हर प्रतिक्रिया को देख रहे थे। तब नवाब साहब ने लेखक से कहा कि आदाबर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो इस तरह से नवाब साहब का अचानक खीरे के लिए पूछना लेखक को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि अचानक इनके व्यवहार में ये परिवर्तन ठीक नहीं। तो लेखक को लगा कि भाई आप यानी अपने साथ मामूली चीज़ यानी कि खीरे जैसी चीज़ में, खाने के कामों में मामूली लोगों की हरकत में मुझे भी लथेड़ लेना चाहते हो। जवाब दिया लेखक ने, शुक्रिया शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, यानी धन्यवाद हे श्रद्धेय, हे पूज्यवर, आप शौक फरमाए।
नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर यानी चाकू उनमें बार बार मारकर उनसे झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से यानी बहुत ही सावधानी से छीलकर फांकों को करीने से यानी सलीके से सभ्यता तरीके से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, इसलिए ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया देना वो नहीं भूलते, तुरंत हाजिर कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये तैयारी नवाब साहब ने कर ली। खीरे काट कर तौलिए के ऊपर एकदम तरीके से सजा लिए। अब नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी वो रख दी यानी छिड़क दी, उन पर उनका छिड़काव कर दिया ताकि वो स्वादिष्ट लगे। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी ऐसा करते हुए कटे हुए खीरे की फांकों पर जो जीरा मिला नमक और लाल मिर्च छिड़क रहे थे, तो कह रहे कि ऐसा करने से ये साफ दिखाई दे रहा था उनके जबड़ों को स्फुरण को देखकर कि ऐसा करने से उनके मुख में पानी आ गया था खीरे के स्वाद की कल्पना मात्र से। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा, यानी उन्होंने फिर पूछा कि भाई लखनऊ का बहुत फेमस यानी लोकप्रिय बालम खीरा है, आप भी खाइए, लेखक से कहा। और लेखक ने क्या कहा देखो, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाते फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है। किबला शौक फरमाए। तो ये देखा कि जब लेखक से पूछा तो लेखक कह रहा है कि नमक मिर्च छिड़के हुए खीरों को की पनियाती फांके, यानी जब खीरे पे नमक मिर्च छिड़क दिया जाता है तो वो पानी छोड़ने लगते हैं, तो उन पानी छोड़ती हुई पनियाती फांकों को देखकर लेखक के मुख में भी पानी आ गया था स्वाद के कारण, लेकिन एक बार मना कर चुके थे, इसलिए अपने सम्मान को बचाते हुए उन्होंने कह दिया कि धन्यवाद, आप अब इस समय आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, और वैसे भी पेट भी अभी ठीक नहीं है, हाजमा भी ठीक नहीं, मैदा यानी छोटी आंत के लिए तो पेट का हाजमा भी ठीक नहीं है, इसलिए हे श्रद्धे आप ही शौक फरमाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। यानी नवाब साहब ने अब उन जो पनियाती जो फांके थी खीरे की, उन चमकते ही खीरों की फांकों की ओर अपनी प्यासी आंखों से देखा। सतृष्ण प्यासी आंखों यानी भूखी आंखों से देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और उनकी तरफ देखकर फिर खिड़की की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। दीर्घ यानी लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। वहां रखे हुए एक खीरे की फांक को उठाया और अपने होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, यानी खीरे की जो फांक उठाई उसको होठों के पास ले जाके उसको सूंघा और स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। खाया नहीं, केवल अपने होठों के पास ले जाकर नाक से सूंघकर केवल उसको स्वाद को अनुभव करके और देखो अपनी पलके मूंदने लगे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया और उस स्वाद के अनुभव से कल्पना मात्र से जो मुंह में पानी भर आया था वो गले से नीचे उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब यहाँ देखो कितना बड़ा दिखावा है, यानी खीरे को खाया नहीं, केवल होठों तक ले गए, नाक से सूंघा और सूंघकर उसका केवल उसके स्वाद का, उसके खाने का अनुभव करके उससे मुंह में आने वाले पानी को अपने गले से नीचे उतार कर उसको खिड़की के बाहर फेंक देना। मूर्खतापूर्ण कदम। तो यहाँ यही व्यंग है कि ऐसे लोग दिखावा करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी
तहजीब, नफासत और नजाकत। तो हमने देखा किस प्रकार से लेखक ने सारी जो जितने भी खीरे की फांकें थी उन सबको एक एक करके अपने होठों के पास ले जाते, नाक से सूंघते, उसके स्वाद का अनुभव करते और उनको खिड़की के बाहर फेंकते गए। इस तरह सारी खीरे की फांकों को उन्होंने बाहर फेंक दिया और फिर लेखक की तरफ जैसे गर्व से कह रहे हो कि देखो ये है खीरा खाने का खानदानी तरीका। और लेट थक कर वो लेट गए और ये देखकर कह रहे हैं कि हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। लेखक कह रहे हैं कि हमें तस्लीम यानी सम्मान में, उनके सम्मान में सिर खम लेने का मतलब होता है सिर झुकाना पड़ा कि हाँ भाई सही कह रहे हो। मन ही मन सोच रहे हैं कि उनके सम्मान में हमें अपना सिर झुकाना पड़ा कि यह खानदानी तहजीब यानी शिष्टता, सभ्यता, नफासत, स्वच्छता और नजाकत, कोमलता। तो कह रहे हैं कि यह है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। तो ये तीन शब्द यहाँ पे, एक तो आया ऊपर तस्लीम, इसको भी ले लेंगे। चौथा शब्द तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान में, उन्होंने अपना सिर झुकाया, खम कर लेना, सिर झुकाना। और तहजीब, तहजीब का अर्थ होता है शिष्टता यानी सभ्यता। और नफासत, नफासत का अर्थ यहाँ पर है स्वच्छता यानी सफाई। और नजाकत यानी कोमलता। तो ये उन्हें नवाब साहब जैसे मानो ये चीज़ें उनको बताना चाह रहे हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? यानी लेखक कह रहे हैं कि हम ये खीरा खाने का ये जो तरीका था, ये सुगंध और स्वाद की कल्पना से जो संतुष्ट होने का भाव है, सूक्ष्म भाव है, कह रहे हैं कि ये नफीस, नफीस का अर्थ होता है बढ़िया यानी सूक्ष्म, बढ़िया। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सूक्ष्म जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं हो, है ना। तो कह रहे हैं कि इस तरीके से हम यह सोचकर आश्चर्य में थे कि क्या इस तरह भी किसी उदर, उदर का मतलब पेट की तृप्ति हो सकती है? क्या पेट की भूख मिटाई जा सकती है कि होठों तक ले जाना किसी चीज की, खाने की चीज को सूंघ कर उसको फेंक देना, क्या इस तरह से पेट की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। यानी अब नवाब साहब डकार लेने का और दिखावा कर रहे हैं जैसे वाकई में उनका पेट भर गया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदा पर बोझ डाल देता है। और शकील का मतलब होता है आसानी से न पचने वाला, यानी खीरा है वो आसानी से नहीं पचने वाला है। और मैदा यानी पेट पर बोझ डालने वाला है। ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक कह रहे हैं कि मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब बिना खीरे को खाए पेट भरा जा सकता है, स्वाद लिया जा सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी केवल लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती? लेकिन असलियत यह है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं बन सकती, क्योंकि जब आपके पास विचार नहीं होंगे, घटनाएं नहीं होंगी, पात्र नहीं होंगे, तो कहानी कहाँ से बना देंगे? तो कहानी नहीं बन सकती। तो इस तरह से यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।